आज हमारे देश में चुनाव का महापर्व शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग हुई। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। एवरेज 60% पोलिंग हुई। बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई, 78% वोट डाले गए। यूपी में जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई वहां पोलिंग परसेंट सिर्फ 58% रहा। आज जिन सीटों पर वोट पड़े उनमें कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा, नितिन गडकरी की नागपुर, केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक की कूच बिहार, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की मुजफ्फरनगर जैसी सीटें शामिल थी। आज तमिलनाडु की सारी 39 सीटों पर वोटिंग हो गई। जिन इलाकों में वोट डाले गए वहां कैसी हवा थी, नेताओं ने अपने अपने इलाकों के बारे में क्या दावे किए, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा उन इलाकों में कैंपेन तेज हो गया है जहां दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 3 रैलियां की। अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी हुई। अखिलेश यादव ने नोएडा में चुनाव सभा की। मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार में थे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आज कोई रैली नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने आज कैंपेन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। अब तक मोदी अपनी रैलियों में अयोध्या के मुद्दे का जिक्र करते थे, राम मंदिर की बात करते थे, लेकिन आज मोदी ने चुनाव में भगवान कृष्ण के अपमान का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा जो लोग अब तक रामलला के मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब वो भगवान श्री कृष्ण का अपमान भी कर रहे हैं। मोदी ने कहा आजकल 2 युवराजों की जोड़ी उस फिल्म की शूटिंग कर रही है जो बनने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस पर अटैक किया। मैं आपको मोदी की बात सुनवाऊंगा, योगी की बात सुनवाऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि अखिलेश यादव ने मोदी को क्या जवाब दिया। लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि आज पहले फेज की वोटिंग में मतदाताओं का उत्साह कैसा रहा, कहां कितने लोगों ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। अगर हम सारे स्टेट्स के पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई। आज त्रिपुरा की 1 सीट पर लगभग 80% वोटिंग हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल रहा। बंगाल में 78% पोलिंग हुई, जो पिछली बार से 6% कम है। आज तमिलनाडु की सारी 39 और पुडुचेरी की 1 सीट पर मतदान हुआ। पुडुचेरी में 73% और तमिलनाडु में 72% से ज्यादा वोटिंग हुई। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इस बार जबरदस्त वोटिंग का सिलसिला कायम रहा। आज असम की 5 सीटों पर 71% से ज्यादा वोट पड़े। मेघालय की 2 सीटों पर 70%, मणिपुर की 2 सीटों पर 68%, अरुणाचल की 2 सीटों पर 64% वोट पड़े। आज जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट पर वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में 65% और छत्तीसगढ़ में 63% से ज्यादा वोटिंग हुई। फर्स्ट फेज में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर लगभग 55%, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर करीब 64% और यूपी की 8 सीटों पर लगभग 58% वोटिंग हुई। आज राजस्थान की 12 सीटों पर भी वोट डाले गए। राजस्थान में लगभग 51% मतदान हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर करीब 54% वोटिंग हुई। बिहार की 4 सीटों पर सबसे कम वोटिंग हुई। बिहार में लगभग 48% वोट डाले गए। महाराष्ट्र में पहले दौर में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। नागपुर, रामटेक, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, चिमूर में 55% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई, जबकि 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंट 64% से ज्यादा था। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपुर से उम्मीदवार हैं। गढ़चिरौली की सीट से बीजेपी के 2 बार के सांसद अशोक नेते फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सबकी नजर नागपुर की सीट पर थी, जहां से नितिन गडकरी मैदान में हैं। गडकरी ने आज अपने परिवार के साथ वोट डाला। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी नागपुर में मतदान किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। नितिन गडकरी ने कहा लड़ाई जीत हार की है ही नहीं, जनता का मूड देखकर लग रहा है कि रिजल्ट के दिन सिर्फ यह तय होगा कि उनका विनिंग मार्जिन कितना बढ़ा। वचन यानी मैंने ये 5 साल का प्रॉमिस और इसके साल 10 साल में जो प्रॉमिस किए थे वो लगभग पूरे किए, और जो नहीं हुए उसका एक्सप्लेनेशन मैंने
उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। नागपुर को देश का, भारत का पहले 5 शहरों में सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना चाहते हैं। कम से कम 350 खेलने के मैदाने बनाना चाहते हैं। 200 से 250 अच्छे बगीचे बनाने चाहते हैं। 50 से ज़्यादा मार्केट्स बनाना चाहते हैं। और नागपुर का एक अच्छा प्लान किया है। सब रोड कंक्रीट के हो गए। मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इसके सब बियॉन्ड काम करता हूँ। मेरे पास हजारों लोग आते हैं। मैं कभी उनको पार्टी नहीं पूछता, जात नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता। मैं काम करता हूँ और यही मैं 10 साल करते हुए आया है। और इसी कारण लोगों के मन में मेरे प्रति प्रेम है, विश्वास है और समर्थन है। ये कोई भी राजनीतिक नेता के जीवन की बहुत बड़ी पूंजी होती है। मैं उन भाग्यवानों में से हूँ कि जनता मेरे साथ है। ये बात सही है। नितिन गडकरी ने अपना काम करके अपनी जगह बनाई है, अपना नाम बनाया है और उनके विरोधी भी नितिन गडकरी के काम की तारीफ करते नहीं थकते। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सीधी में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि 2019 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर 71% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश में सबकी नजर छिंदवाड़ा पर है। 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ यही एक सीट जीत पाई थी। इस बार कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ एक बार फिर छिंदवाड़ा से मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार इस सीट पर पूरी ताकत लगाई। कमलनाथ के तमाम करीबी नेता उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसलिए कमलनाथ के लिए बेटे को चुनाव जिताना आसान नहीं है, मुकाबला कांटे का है। आज कमलनाथ जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो पहले उन्होंने हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली की पूजा की। कमलनाथ ने कहा बीजेपी पैसे और पावर का पूरा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता सोच समझकर फैसला करेगी, आखिरी सांस तक उनके साथ रहेगी। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। हाँ। वे सबसे बड़े गवाह हैं और सच्चाई का साथ दे। छिंदवाड़ा के भविष्य का सवाल है। कर रही थी सब पूरी तरह उन्होंने घेरा। उनके सब बड़े नेता, सब बड़े नेता, पैसा, प्रशासन जो कर सकते थे किया। नकुल नाथ भी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। नकुल नाथ ने भी यही बात कही कि बीजेपी किसी भी हाल में ये सीट जीतना चाहती है, इसलिए चुनाव में साम दाम दंड भेद हर तरह की शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। हर चुनाव संघर्ष होता है। ये चुनावी संघर्ष था, लेकिन मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे दोबारा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। छिंदवाड़ा की जनता सबसे बड़ी गवाह है कि कितना विकास छिंदवाड़ा में हुआ है और मुझे जनता पे पूरा भरोसा है। केवल प्लेइंग फील्ड दी गई थी आप लोगों को खेलने के लिए, आप ऐसा लगातार आरोप लगा रहे हैं? दुरुपयोग किया गया प्रशासन, पुलिस, पैसों का। नकुल नाथ के सामने बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू हैं। बंटी साहू ने कहा जिनके पास 800 करोड़ की संपत्ति है वो बीजेपी पर चुनाव में मनी पावर के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। कौन इस पर यकीन करेगा? बंटी साहू ने कहा हकीकत यह कि कमलनाथ भी समझ गए हैं कि जनता का मूड क्या है, इसीलिए अभी से हार के बहाने तलाश रहे हैं। पास 3 हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं घोषित। छिंदवाड़े की जनता जानती है कि 45 वर्षों से धनबल, शराब माफिया, षड्यंत्र, सामंतवादी, परिवारवाद की राजनीति कौन कर रहा है, गुंडे कौन लाता है। आज आप देख लो नरसिंहपुर के गुंडे, आज आप देख लो जबलपुर से गुंडे लाए जा रहे हैं, आज आप देखिए नागपुर के गुंडे, जो एक विधायक जो जिनकी सदस्यता चली गई, ऐसे गुंडों को ला करके आप छिंदवाड़े की जनता को धड़ा चमका करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये बौखला गए हार देख के। इनको दिख रहा है कि मोदी छिंदवाड़े से जीत रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने तय कर ली कि मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये बौखला गए हैं, जिस षड्यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को 40 साल से नर्चर किया है। वो वहां के चप्पे चप्पे को जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं। इसलिए अगर इस सीट पर उनके बेटे नकुलनाथ की हार हो जाए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर में वोट डाले गए। इन सीटों पर लगभग 58% वोटिंग हुई। लोग सुबह 7 बजे से वोटिंग के लिए लाइनों में लग गए। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान,
पीलीभीत से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जितेंद्र प्रसाद और नगीना से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मैदान में हैं। यूपी के इस इलाके को जाट लैंड कहा जाता है। गन्ना बेल्ट के इस इलाके में मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी 35 से 50% तक है। लेकिन आज इस इलाके की 8 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम रहा। सबसे ज्यादा 63% वोटिंग सहारनपुर में हुई और सबसे कम रामपुर में करीब 53% वोट डाले गए। यूपी में वैसे तो चुनाव शांति से हुआ, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट के मोतीमहल बूथ के पास दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। हालांकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरिंद्र मलिक ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में तो सेंट्रल फोर्स को लगाया गया है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के गांव में चंद पुलिस वाले तैनात किए गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। आप देख रहे हैं बूथ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसे धमका रहे थे। हमारे एजेंट को वो कह रहा था मुझे गोली मार दो। तो कहीं ना कहीं बूथ पर क्यों घूम रहे हैं? वोट डालकर अपने घर चले। पुलिस कहाँ है यहाँ? आप आरोप लगा यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। 400 लोग बुलाए बाहर से, मेरी निश्चित जानकारी है, जो शहर को डिस्टर्ब करेंगे वो बूथ कैप्चरिंग करेंगे। वो हमेशा करते हैं। अब करूँ किससे करूँ? प्रशासन को सब जानकारी है। अब ये बताओ इससे घटिया क्या बात हो सके? ये हमेशा अति संवेदनशील रहा है। यहाँ प्रधानी में भी अति संवेदनशील रहा है। और यहाँ फोर्स के नाम पर एक सिपाही बैठा है बेचारा। क्या है इसका? क्या मतलब इन बात से? लगने चाहिए थे। सीआरपीएफ लगनी चाहिए थी। एक अलग सेक्टर अफसर लगना चाहिए था। यहाँ से ये उनका गांव है। ये उनका गांव है। जो मुस्लिम भी वहां जोनल में अफसर लगा रखे इन्होंने। हरिंद्र मलिक के आरोपों का जवाब संजीव बालियान ने तुरंत दिया। बालियान ने कहा कि हरिंद्र मलिक को पता है वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। संजीव बालियान ने यह भी बताया कि हरिंद्र मलिक को हार का डर क्यों है और उनकी जीत पक्की क्यों है। देखिए, पिछले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन थी, इस बार उनका प्रत्याशी अलग है। राष्ट्रीय लोकदल उधर था, राष्ट्रीय लोकदल है। तो समीकरण बदले हुए हैं, माहौल बदला हुआ, तो फर्क तो पड़ेगा ना दोस्त। वो हमारे साथ है कि बसपा अलग लड़ रही है, बचा क्या है? खाली कनस्तर बज रहा है। आज रामपुर की सीट पर भी वोटिंग हुई। इस बार यह चुनाव काफी दिलचस्प है। रामपुर आजम खान का गढ़ रहा है। आजम खान इस वक्त जेल में है। इस बात की चर्चा है कि रामपुर सीट पर जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतारा है वो आजम खान की पसंद का नहीं है। रामपुर में मुस्लिम वोटर डिवाइडेड है। रामपुर में मुस्लिम वोटर हमेशा बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन रामपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी का कहना है कि मुस्लिम वोटर्स भी उनके साथ आ गए हैं। घनश्याम लोधी ने कहा कि 2 साल में उन्होंने बिना भेदभाव रामपुर के लोगों के लिए काम किया, उसका असर तो दिखेगा। घनश्याम लोधी ने कहा कि रामपुर का रुख देखकर विपक्ष का कोई बड़ा नेता यहां प्रचार करने के लिए आने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका। जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है मैंने, और मैंने ये नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुस्लिम। जो मेरे घर पे आया सबको बराबर का सम्मान देने का काम किया है, क्यों हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उस पर हमने काम किया है और जो भी हमारे घर पे आया सबका काम हुआ। और आज वही वजह है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ का और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। पक्ष के बाद कोई मुद्दा तो है नहीं आज के तौर, क्योंकि जनता के बीच में वो जाना भी नहीं चाहते। अब यहाँ रामपुर को ले लिए, रामपुर में आज भी एक भी कोई नेता विपक्ष का यहाँ रामपुर नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने काम तो किया नहीं है जनता के लिए। बंद कमरे में बैठे रहे, ट्विटर खेलते रहे। रामपुर सीट से बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। बीएसपी से जीशान खान चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी शैला खान भी राजनीति में है। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। शैला खान ने कहा कि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं, आजम खान का गढ़ है। यहां का वोटर आजम के नाम पर वोट डालता है। शैला खान ने कहा कि आजम खान ने अपने सपोर्टर से कहा कि वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें, इसलिए रामपुर से बीएसपी की जीत पक्की है। रामपुर शहर जो है हमेशा से समाजवादी नहीं रहा है, आजमवादी रहा है।
तो आजम खां के साथ जिस तरीके से जुल्म और जाती हुई है, तो उनके भी सारे लोग हमें चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी, आपको पता है कि आपस में जो पार्टी का जो मसला था, जो अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से कैंडिडेट उतारा, और वो आजम खां की मर्जी का नहीं था, उन्होंने अखिलेश यादव जी से बोला था कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, उन्होंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। तो हमें आजम खां के लोग भी इलेक्शन लड़ा रहे हैं, और प्लस हमें जो पूरा बसपा का कैडर वोट है वो भी मिल रहा है, और हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से जहां हम अभी स्थिति देखकर आ रहे हैं, अच्छा हमारा चुनाव है। ये बात सही है कि आजम खान का रामपुर में हमेशा दबदबा रहा है, लेकिन इस वक्त वो जेल में है। उनकी मंशा क्या है, इरादा क्या है, सपोर्ट किसके साथ है, कहना मुश्किल है। जहां तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, वो कम हो या ज्यादा, इससे कोई हार जीत का अंदाजा नहीं लगा सकता। ना ही कोई यह बता सकता है कि त्रिपुरा में 80% वोटिंग क्यों हुई और बिहार में 48% क्यों हुई। वोटिंग कम हो या ज्यादा, सब इसे अपने फेवर में डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन कई बार कैंडिडेट का मूड देखकर अंदाजा लग जाता है। जैसे नितिन गडकरी को आपने देखा, वो सिर्फ जीत का दावा नहीं कर रहे थे, बल्कि 5 लाख के मार्जिन की बात करते हैं। कहा जा सकता है उनकी जीत तो पक्की है, मार्जिन क्या है यह तय होना बाकी है। लेकिन जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके खिलाफ जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो उनकी निराशा का अंदाजा है। और इससे लगता है कि रिसोर्सेज में तो कमलनाथ भी किसी से कम नहीं है, फिर वो हार की बात क्यों कर रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जब वोट देने वाले ज्यादातर लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, माफिया के दिल में पैदा हुए खौफ की बात करते हैं, तो अंदाजा हो जाता है कि वोट योगी आदित्यनाथ के नाम पर पड़ेगा। रामपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर कम वोटिंग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने निकलते हैं, और कम पोलिंग का मतलब यह लगाया जाता है कि मुस्लिम वोटर्स पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे, अपने घर से नहीं निकले। लेकिन जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाएं, इन मामलों में कोई भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता।